जी अस्सलाम वालेकुम। आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी रिगार्डिंग फॉरेन रेमिटेंस, जिसपे हमने 4 कंडीशन डिस्कस की थी। अगर आप 4 कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो आपकी भेजी हुई रकम जो फॉरेन रेमिटेंस की है उस पर जो बंदा रिसीव कर रहा होगा पाकिस्तान में उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपने ये वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैंने इसका लिंक यहाँ राइट कॉर्नर पे अटैच कर दिया। आप इस पर क्लिक करके इस वीडियो को एक दफा देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी रेफरेंसेस मैं दूंगा वो इसी वीडियो के ऊपर होंगे। तो बेहतर है कि पहले आप ये वीडियो जाके देख लें, उसके बाद हम इस वीडियो के ऊपर डिस्कशन जो भी करेंगे आपको वो समझ में ज्यादा क्लैरिटी से आ जाएगी। इस पे काफी आप लोगों के कमेंट्स मुझे रिसीव हुए। मैंने कोशिश की कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। मैंने कुछ कमेंट शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि तकरीबन 12 कमेंट्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे गए मैंने उनको शॉर्टलिस्ट किया। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया उसमें बात की जा रही है, प्लीज क्लैरिफाई कंडीशंस 2 and 3। इन ऑर्डर टू मीट कंडीशन 2 and 3, डू एवरी रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस रिक्वायर्ड टू ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट to receive foreign currency remittance and then exchange it to PKR. Normally, money sent from abroad to relatives in Pakistan is received in PKR bank accounts in Pakistan unless the recipient has foreign currency account and money sent from abroad is sent in same currency. My question is that it is acceptable that money sent by relatives abroad through proper bank received in Pakistan bank PKR account. अब जो क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझ आई, ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट पाकिस्तान में नहीं है तो क्या आपको फॉरेन रेमिटेंस फॉरेन करेंसी में रिसीव हो सकती है। या फिर दूसरी तरफ अगर इसको हम क्वेश्चन को पुट करें तो इस तरह ये हो सकता है कि अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट किसी बंदे का है तो बाहर से अगर उसको कोई फॉरेन रेमिटेंस आती है इन द सेम फॉरेन करेंसी तो वो उसको यहाँ पे उसके फॉरेन करेंसी अकाउंट में रिसीव होती है, तो क्या फॉरेन रेमिटेंस के लिए क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि हमने 4 कंडीशन डिस्कस की थी, मैं आपकी स्क्रीन के सामने ये 4 कंडीशन ले आता हूँ। ये 4 कंडीशन हमने जो डिस्कस की थी, इसमें सेकंड एंड थर्ड कंडीशन की जो बात कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के बाहर से नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट रिसीव हो, और पेमेंट जो है किसी भी स्केड्यूल या पाकिस्तान का जो एक लोकल बैंक है उससे इन कैश की जाए इन PKR। अब यहाँ पे इस 2 कंडीशन को अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें तो पता चलता है कि अगर आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट आप अपना यहाँ मेंटेन कर रहे हैं और बाहर भी सेम करेंसी का जो एक अकाउंट था वो बाहर के किसी बंदे ने आपको उस पाकिस्तानी फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसे भेजे, तो दैट विल नॉट क्वालिफाई एज फॉरेन रेमिटेंस, क्योंकि इसकी एक मेन कंडीशन ये है कि पाकिस्तानी रुपी में आपको फॉरेन रेमिटेंस पे की जाए। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है होम रेमिटेंस इज पेड इन PKR, तो आप जाके उसको इन कैश कराएंगे इन PKR फॉर्म। अगर आपको फॉरेन रेमिटेंस किसी फॉरेन करेंसी में आई है तो यहाँ पे आपका जो लोकल बैंक है उसमें आप उसको PKR में अगर इन कैश करवाते हैं तो फिर आपका जाके क्वालिफाई करेगा फॉर फॉरेन रेमिटेंस। अदरवाइज अगर आप उसको फॉरेन करेंसी में ही रिसीव कर रहे हैं तो फिर आपका फॉरेन रेमिटेंस नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन रेमिटेंस का एक टैक्स एग्जम्पशन का मकसद ये है कि गवर्नमेंट के पास रिजर्व्स मेंटेन होते हैं फॉरेन करेंसी के, उसके बदले में गवर्नमेंट आपको लोकल करेंसी कन्वर्ट करके दे देती है, और इससे फॉरेन रिजर्व्स गवर्नमेंट के जो हमारा स्टेट बैंक अदारा है उससे फॉरेन रिजर्व बेहतर होते हैं, इससे इकोनॉमी बूस्ट होती है। लेकिन अगर फॉरेन करेंसी का फायदा गवर्नमेंट को नहीं होना तो फिर वो टैक्स का बेनिफिट आपको फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है इससे क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, इनकैशमेंट सर्टिफिकेट इशू बाय बैंक आर नॉट मेंशन्ड करेंसी conversion rate on it, so FBR mostly not accepting that certificates. This is also an issue still even after circular 5 issue. अब आई डोंट नो कौन सा सर्कुलर का रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन जो कन्वर्जन रेट की बात है इनकैशमेंट सर्टिफिकेट के ऊपर लॉ के अंदर ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। इन 4 रिक्वायरमेंट्स में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जो इनकैशमेंट सर्टिफिकेट है पॉइंट नंबर 4 में कि आपका उस पर कन्वर्जन रेट भी मेंशन हो। सिंपल ये लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकैशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंसर्न बैंक। सिर्फ अमाउंट की बात की जा रही है, यहाँ पे कन्वर्जन रेट की बात नहीं की जा रही। सिर्फ अमाउंट उसके ऊपर लिखी हो, बैंक सर्टिफाई कर रहा हो कि ये अमाउंट इन कैश की गई है फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस, तो आपका वो क्वालिफाई कर जाएगा। अगर कन्वर्जन रेट बैंक नहीं लिख के दे रहा तो बैंक का अपना प्रोसीजर होगा, वो अपने SOPs होंगे, उसका आपकी टैक्स एग्जाम्पशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने शॉर्टेस्ट किया, आई एम लिविंग इन यूरोप एंड सेंड अमाउंट फ्रॉम माई यूरोपियन अकाउंट टू माई ओन पाकिस्तानी अकाउंट, देन व्हाट टैक्स कंडीशंस विल बी अप्लाइड। इसका मतलब यह है कि अगर आप पाकिस्तान में अपने नाम से अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और बाहर यूरोपियन अकाउंट भी आपके नाम पे, तो आप एक तरह से अपने ही अकाउंट पे फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या वो उस पर अप्लाई होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल उसके ऊपर, अगर आपका पाकिस्तानी अकाउंट PKR का है तो अगर आप अपने बाहर के अकाउंट से पाकिस्तान में फंड ट्रांसफर करते हैं फॉरेन करेंसी में और वो इन कैश होता है इन PKR, तो फिर आपको भी फॉरेन टैक्स रेमिटेंस की एग्जम्पशन मिलेगी, और आप उस अमाउंट को पाकिस्तान में जब क्लेम करोगे तो आप अपनी इनवर्ड रेमिटेंस में फॉरेन रेमिटेंस ही दिखाएंगे। अब उसको शो करने का तरीका क्या होगा, अगर आप पाकिस्तान में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए अब आपने पाकिस्तान की जो सोर्स ऑफ इनकम है अगर आपकी नहीं है, सिर्फ बाहर से आपकी इनकम आ रही है, तो फिर आपको पाकिस्तान में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत नहीं। आप एक स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज फाइल करेंगे जो वेल्थ स्टेटमेंट कहलाती है। उसमें आप इनवर्ड रेमिटेंस दिखा देंगे
कि फॉरेन रेमिटेंस मेरी इनवर्ड हुई, जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट की डिटेल आपने देनी है, सिर्फ पाकिस्तान में आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें इन रेमिटेंस जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो आपने वहां डिक्लेयर कर देना, उस पर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगी। सेम फोर कंडीशंस अप्लाई फॉर फॉर सेल्फ मेंटेन्ड बैंक अकाउंट, जो कि आपके अपने नाम पे हो दोनों अकाउंट्स, उस पर भी आपको चारों कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी है। Next question is, I don't think NICOP is reason declaring someone as non-resident. NICOP is issued to overseas Pakistanis working abroad, and overseas does not mean non-resident. As per the definition by Section 181, only if the period of the stay of Pakistan is more than 182 days outside of Pakistan, then he will be a non-resident. And if he is having more than 182 days in Pakistan, then he will be a resident of Pakistan, even he is having NICOP. And in this case, he have to pay tax on his income what he earned from abroad. अब यहाँ पे जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे देने की जरूरत यह है कि नाइकॉप होल्डर और जो एनआरपी है उसमें क्या फर्क है। नाइकॉप होल्डर के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो मोर देन 182 डेज पाकिस्तान में मौजूद हो। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको नाइकॉप इशू किया हुआ है, दैट मींस ही इज वर्किंग अब्रोड, उसके नाइकॉप के ऊपर रेजिडेंस जो स्टे ऑफ कंट्री है वो भी मेंशन होता है, वो वर्क वीजा के ऊपर गया होता है, वर्क परमिट के ऊपर काम कर रहा होता है, उसी की बेसिस के ऊपर उसको एक नाइकॉप इशू होता है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी को इशू किया जाता है। अब अगर एक नाइकोप होल्डर पाकिस्तान में मोर देन 182 डेज के लिए प्रेजेंट था फॉर वट एवर रीजन, लेकिन उसका बाहरी अकाउंट है, उसको पैसे उसको बाहर से आ रहे हैं बाहर वाले अकाउंट में, वो अगर वो बाहर वाले अकाउंट से पाकिस्तान पैसे ट्रांसफर करता है तो दैट इक्वली क्वालिफाइज एज फॉरेन रेमिटेंस और उस पर टैक्स एग्जेम्पशन उसको मिल जाएगी। जबकि एनआरपी और नाइकॉप में जो एक थिन लाइन है, जो फर्क है वो ये है कि एनआरपी जरूरी नहीं है कि वो बाहर वर्क परमिट पे ही गया हो या वो बाहर सिर्फ किसी कोई बिजनेस पर्पज के लिए गया हो सकता है बाहर विजिट वीजा पे गया हो, कोई और किसी मकसद के लिए गया हो, अपने किसी ट्रेवल जो है पर्पज के लिए गया हो, उसका वर्क परमिट कंडीशन होना जरूरी नहीं है। अगर वो 182 डेज से ज्यादा पाकिस्तान में मौजूद नहीं था तो फिर वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है, इररिस्पेक्टिव कि वो नाइकॉप होल्डर है या नहीं है। तो जो आपकी चार कंडीशंस है वो एनआरपी एंड नाइकॉप होल्डर दोनों के ऊपर अप्लाई होती हैं। दोनों अगर फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजते हैं तो दैट शुड बी इन द फॉरेन करेंसी, और लोकल बैंक अकाउंट्स में पीकेआर से आप इसको इन कैश करवाएंगे तो ही जाके आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी। तो आई होप कि नाइको एंड एनआरपी के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया। Next question is, foreign remittance is the amount sending by your relative to you in case you are filer, and foreign income is the amount that a filer himself is earning from abroad and sending to his own account. If he is sending an amount to someone else like his brother's account, then it will be foreign income for you but foreign remittance for your brother. If you are filer, then you will show it as a file foreign income, and if he is a filer, then he will show it as a foreign remittance. To some extent I agree with this point, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में कोई इनकम अर्न नहीं कर रहे तो आपको पाकिस्तान में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट फाइल करेंगे, उसमें पाकिस्तानी इनकम कहीं नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान की इनकम नहीं होती, ना ही उसमें कोई फॉरेन इनकम आ रही होती है। तो फॉरेन इनकम आप पाकिस्तान में तब डिक्लेयर करते हैं जब आपकी फॉरेन इनकम के साथ साथ पाकिस्तान की भी इनकम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा पाकिस्तान से बाहर बैठा है, उसने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ली हुई है, उसको रेंट आउट किया हुआ है, उसको रेंटल इनकम आती है, तो वो पाकिस्तान में भी इनकम अर्न कर रहा है, बाहर से भी इनकम अर्न कर रहा है। इन दिस केस ये वाला जो सिनेरियो यहाँ मेंशन है ये अप्लाई होगा कि आप अपनी इनकम को पाकिस्तान में एज अ फॉरेन इनकम डिक्लेयर करेंगे, और जिस बंदे को आप फॉरेन रेमिटेंस भेज रहे होंगे वो उसके लिए फॉरेन रेमिटेंस कहलाएगी, इनवर्ड रेमिटेंस कहलाएगी, और उस पर टैक्स एग्जेम्पशन वो क्लेम करेगा। लेकिन अगर आपके पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है, सिर्फ आप बाहर बैठे हुए, बाहर आपकी इनकम है सारी, क्योंकि पाकिस्तान में आपकी जनरेशन नहीं हो रही इनकम की, तो फिर आप सिर्फ अपनी एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट फाइल करेंगे, इसमें आप पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स या जो प्रॉपर्टीज है उनको डिक्लेयर करेंगे, और इनकम आप डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि इनकम पाकिस्तान में कोई थी नहीं। इज द 5 मिलियन लिमिट एप्लीकेबल ऑन द आरडीए अकाउंट? बिल्कुल, आरडीए रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर भी 5 मिलियन की लिमिट अप्लाई होती है। लॉ में इन चार कंडीशंस में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि किसी चीज की एग्जेम्पशन है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये चार कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी, चाहे वो आरडीए अकाउंट है चाहे वो नॉर्मल फॉरेन करेंसी अकाउंट है। अगर आपने चार कंडीशन फुलफिल नहीं की तो फिर आप उसको टैक्स एग्जेम्पशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते, और वो 5 मिलियन की ही लिमिट है। और लेट मी क्लियर वन थिंग कि 5 मिलियन की लिमिट ऐसा नहीं कि अगर आप 5 मिलियन से ज्यादा की अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो फिर आपको उस पर टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 5 मिलियन की ज्यादा की अमाउंट ट्रांसफर करने पे एफबीआर आपसे क्वेश्चन कर सकता है, आपसे सोर्स पूछ सकता है, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है कि आप मुझे वेरीफाई करवाओ। अगर आप उसका सोर्स वेरीफाई ना करवा सके तो आपकी इनकम को नॉर्मल टैक्सेबल इनकम ट्रीट किया जाएगा, और आपके ऊपर बिजनेस स्लैब वाले जो रेट्स हैं, नॉन सैलरीड के जो रेट्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे एज पर द स्लैब रेट्स, जो भी जिस स्लैब में भी आपकी इनकम फॉल कर रही होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 6 मिलियन की रेमिटेंस की
अपने किसी अपने भाई की या अपने रिलेटिव के अकाउंट में, और 5 मिलियन से ज्यादा हो गए, 10 लाख का आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा? नहीं, 10 लाख का मतलब ऊपर होने का मतलब ये है कि एफबीआर की सिस्टम एक रेड अलर्ट जनरेट हो जाएगा कि वो आपको शायद चेक कर सकता है। 5 मिलियन तक एफबीआर की सिस्टम रेड अलर्ट जनरेट नहीं होता। 6 मिलियन के ऊपर, 5 मिलियन से एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर एफबीआर आपको क्वेश्चन कर सकता है। अगर आपने चार कंडीशन फुलफिल नहीं की होंगी या उसका सोर्स वेरीफाई नहीं करवा सकेंगे तो वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। बट दैट डजंट मीन कि उस पर आपको टैक्स देना ही देना है। 5 मिलियन ऐसी कोई कट ऑफ जो है वो अमाउंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if I transfer from my own account abroad to my own account in Pakistan, is that different or same 5 million rule apply? And the tenure is 1 year or less for 5 million, and what the tax percentage? जो क्वेश्चन मेरा ख्याल है जो पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर आप अपने अगर अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं तो पाकिस्तान में और फॉरेन करेंसी में दोनों आपके अपने अकाउंट है। मैं ऊपर इसको ऑलरेडी आपको आंसर कर चुका हूँ कि दोनों के ऊपर सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, सेम फोर कंडीशंस एंड सेम कंडीशन ऑफ 5 मिलियन अप्लाइज। लेकिन 5 मिलियन से एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर सिर्फ तब टैक्स लगेगा जब अपना सोर्स जस्टिफाई ना करवा सके। टेन्योर 5 मिलियन का 1 साल का पीरियड है, जुलाई से जून। हर साल जुलाई से जून में आपका अगर 5 मिलियन तक है तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और टैक्स की परसेंटेज मैंने आपको बता दी कि जो बिजनेस क्लास के रेट्स हैं, स्लैब रेट्स, वो आपके ऊपर अप्लाई होंगे। आपकी इनकम में वो अमाउंट ऐड करी जाएगी। टोटल इनकम आपको जिस स्लैब में फॉल करेगी उस स्लैब के मुताबिक आपको टैक्स देना पड़ेगा। इज द कैश $5K इज अलाउड टू ब्रिंग विद? देखिए अब यहाँ पे कैश की बात की जा रही है, जबकि मैंने आपको बताया चार कंडीशन में से एक सबसे अहम कंडीशन क्या है कि आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे ट्रांसफर करने हैं। आपको कैश अलाउड नहीं है। कैश आप लेके आएंगे तो वो आपका फॉरेन रेमिटेंस के तौर पे क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने कैश अगर लेके आए तो आप उसको फॉरेन रेमिटेंस क्लेम नहीं कर सकते, वो आपका टैक्स एग्जम्पशन में फॉल नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं कि जो फॉरेन रेमिटेंस की चार कंडीशन है, अगर वो रिलेटिव पे अप्लाई होती हैं या रिलेटिव के अलावा किसी भी बंदे पे अप्लाई हो सकती हैं। आप पाकिस्तान जिसको मर्जी रेमिटेंस ट्रांसफर करें, फॉरेन रेमिटेंस, उसके लिए चार कंडीशंस आपको फुलफिल करना जरूरी है। जरूरी ये इसका ये कंपलसरी नहीं है कि आप फॉरेन रेमिटेंस सिर्फ अपने रिलेटिव को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं एज फार एज आप फोर कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं और आप सोर्स जस्टिफाई करवा सकते हैं। जो बंदा वहां पे रिसीव कर रहा है वो सोर्स जस्टिफाई करवा सके तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। जो भेजने वाला है उसको इतना मसला नहीं, को जो रिसीव करने वाला है फॉरेन रेमिटेंस, जस्टिफाई करवाना उसका काम है कि ये पैसे कहाँ से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर लास्ट पॉइंट इज नॉट क्लियर ऑन द परसेंटेज ऑफ टैक्स, कैन यू एक्सप्लेन द अमाउंट अप टू 5 मिलियन, 10 मिलियन फुलफिल द फोर कंडीशन, देन व्हाट वुड बी द टैक्स रिक्वायर्ड टू पेड? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि जो टैक्स परसेंटेज मैं बात कर रहा हूँ ये तब अप्लाई होगी जब आप 5 मिलियन से ज्यादा की अमाउंट अगर ट्रांसफर करवाते हैं फॉरेन रेमिटेंस के अपने अकाउंट में, और एफबीआर आपसे सवाल जवाब करता है, आप उसका सोर्स जस्टिफाई नहीं करवा सकते, आपने पीआरसी नहीं लिया या आपने डॉक्यूमेंट वगैरह था वो आपके पास जस्टिफाई नहीं हो सका उससे उसका सोर्स, तो फिर एफबीआर आपके ऊपर टैक्स अप्लाई कर सकता है। और जो लिमिट है वो 5 मिलियन तक की है। फोर कंडीशंस आपको दोनों केसेस में फुलफिल करनी है, चाहे 5 मिलियन से ज्यादा पैसे ट्रांसफर करवाएं या कम करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रदर सेंड्स टू सिस्टर मंथली सपोर्ट मेडिकल एक्सप्लेन सपोर्ट, द अमाउंट रेमिटेड थ्रू वेस्टर्न यूनियन क्रेडिट इनटू एन अकाउंट विद स्केड्यूल्ड बैंक ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर सेड 2024 exceeds 12 million peak year and in tax is payable on this amount above 5 million. Same question, no tax is payable unless कि आप उसका सोर्स जस्टिफाई ना करवा सके। लास्ट क्वेश्चन है जी, मेरा सवाल ये है कि अगर 50 लाख से कितनी रकम ज्यादा हो तो फिर टैक्स नहीं है? आपने शायद 6 लाख बताया है, यानी अगर 56 लाख वसूल हो तो फिर कोई टैक्स नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 50 लाख से ज्यादा की अमाउंट के ऊपर आपको, बल्कि 50 लाख से कम की भी अगर अमाउंट हो, अगर आपने चार कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं की तो वो अमाउंट आपकी इनकम में शामिल कर दी जाएगी। चाहे आपने 10 लाख रुपए रिसीव किया है लेकिन आपने कोई चार कंडीशन में कोई एक कंडीशन मिस कर दी है और वो हाईलाइट हो गया एफबीआर को किसी भी तरह से, तो वो फिर आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 50 लाख से ऊपर है तो फिर तो वो लाजमी एफबीआर को हाईलाइट होता है। उस केस में अगर आप अपना सोर्स जस्टिफाई नहीं करवा सकोगे तब सिर्फ आपकी इनकम में अमाउंट ऐड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और जो टैक्स के रेट्स हैं वो नॉन सैलरी क्लास की, जो बिजनेस की क्लास के रेट्स हैं वो अप्लाई होंगे। और जिस स्लैब में आपकी इनकम फॉल कर रही होगी आपको उस रेट के ऊपर टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे, ये सब की जो क्वेश्चन थे, कंसर्न थे रिगार्डिंग फॉरेन रेमिटेंस, वो एड्रेस हो गए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं दोबारा उसको एक दफा एक्सप्लेन कर दूंगा अपनी एक वीडियो में। और लास्ट में सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। काफी एफर्ट लगती है टॉपिक को चूज करने में, फिर उसके ऊपर वर्किंग करने में, तो आपकी अगर मोटिवेशन साथ होगी तो इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली अपलोड न्यू टॉपिक्स ताकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।